नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हमने आमंत्रित किया है काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री राजनाथ तिवारी जी को, जिन्होंने पत्रकारिता में एक बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। पत्रकारिता को उन्होंने जिया है और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता में किस तरीके का परिवर्तन लाया जाए और क्या हम सुझाव दे सकते हैं अपनी पत्रकारिता जगत को, समाज को, ताकि जो विश्वसनीयता खोती जा रही है उसको बरकरार रखा जाए। पत्रकारिता एक तरीके से प्रोफेशन नहीं है, उसे हम मिशन के तौर पे देखते हैं या पुराने समय में देखते रहे हैं। आज वो न तो प्रोफेशन बन पा रही है और न ही मिशन बन पा रही है। और इसमें ये भी है कि पत्रकारिता में डिग्री के बगैर लोग आते हैं और एक ग्लैमर के चलते पत्रकारिता ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में घुस जाते हैं या किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। तो क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक डिग्री होना या एक डिग्री की अहमियत को बढ़ावा देना, या एक ऐसा होगी जिस तरह से वकालत में या डॉक्टरी में है कि बगैर डिग्री या बगैर रजिस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उसी तरह इसको भी क्या लीगलाइज और डिग्री की मान्यता को बढ़ावा देना चाहिए या दिया जाना चाहिए? पत्रकारिता में मूलतः कम से कम जब आप आ रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारियां तो होनी ही चाहिए। रह गई बात, आपने इसको प्रोफेशन और मिशन से जोड़ते हुए और एजुकेशन की ओर ले जाने की बात की है अपने सवाल में, तो हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि जिस दौर में हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उस समय इसके कोर्स भी बहुत लिमिट हुआ करते थे और डिग्रियों की उतनी डिमांड भी नहीं थी। कारण उसका सबसे बड़ा ये था कि उस समय के मीडिया हाउस, अखबार के दफ्तर, वो एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर खुद ही काम किया करते थे। जब नए लड़के उसमें एंट्री लेते थे तो उनकी काबिलियत को देखते हुए उनके सीनियर उस तरीके से उनको ट्रेनिंग देते थे कि साल 2 साल के अंदर अंदर ही वो अपने क्षेत्र में एक स्थापित तौर पर या एक समर्पित तौर पर काम करने लायक वो हो जाया करते थे। समय बदलने के साथ साथ डिग्रियों की भी स्थिति बढ़ी। बीजे एमजे के साथ साथ ही अब डॉक्टर की भी डिग्री होने लगी उसमें। ये सब होने के साथ ही साथ इनकी मीडिया हाउसेज में जॉब भी मिला लोगों को। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आई कि जो ट्रेनिंग उनको, जो पहले वालों को जो ट्रेनिंग हाउसेज से मिल चुकी थी, वो डिग्री लेके आने वाले भी वो उतनी नॉलेज लेकर के नहीं आ पाते थे। उनके साथ भी उतना ही एक्सरसाइज करना पड़ता। आज के संदर्भ में, आज के दौर में जिस तरीके से मीडिया में एकाएक बीते 1 दशक के अंदर जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है वह काफी चौंकाने वाली है और चिंताजनक भी है। कारण उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसमें इतने नॉन सीरियस लोग आ चुके हैं जो जिनके लिए यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन दिखाई देता है। आप फील्ड में निकलेंगे तो पहले जहां कभी कुछ घटना होती थी तो आपको जहां 4 पत्रकार 5 पत्रकार दिखा करते थे, आज वहां पर आपको 25 की संख्या 30 की संख्या एकाएक आपको वही दिखाई दे जाए। पूछे भैया क्या हम फलाने यूट्यूब चैनल से हैं, हम फलाने पोर्टल से हैं, वहां पर आपके फिर वो अखबार वाला या दूसरे लोग उस तरह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वो लोग जरूर दिखाई दे जाएंगे। अब आप ये इसमें से अगर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका, तो उनमें से ज्यादातर लोग तो ग्रेजुएट भी नहीं है। आज इनके कारण स्थिति ये हुई है कि यह प्रोफेशन जो एक मिशन के तौर पर देखा जाता था, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज पत्रकार का पैमाना अगर ये हो गया, लोगों की नजर में ये हो गया है कि नहीं यार ये पत्रकार है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, क्योंकि उसके आसपास का जो माहौल है वो तो देखने वाले देख ही रहे हैं। और वो इस तरीके के प्रोफेशन में आकर जिस तरीके का काम कर रहा है वह भी लोग देख रहे हैं। शिक्षा के साथ ही साथ एक ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे इस प्रोफेशन की जो शुचिता थी वो बरकरार रह सके। ऐसे में हर तबके के लोगों को, मीडिया के लोगों को भी मिलकर बैठना पड़ेगा, सरकारी तंत्र को विचार करना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल भरा होने जा रहा है जिसका अभी अंदाज लगाना मुश्किल है। या सोशल मीडिया काफ़ी सक्षम भी है और हावी भी है,
जैसे आपने नाम लिया यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे ऐसे लोग भी हैं जो पत्रकारिता में लंबा समय व्यतीत किए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें अपने आप को प्रूफ करना या पत्रकारिता के प्रति जो सच्चाई के साथ उन्हें अपनी बातों को रखना था, वो अपने संस्थान में नहीं रख पाए। तो एक माध्यम मिला है कि हम यहाँ से अपनी बात को या सही बात को लोगों तक पहुँचा सकें। और वहीं पे इसके साथ ऐसे भी लोग इसमें हैं जो सिर्फ पत्रकारिता का नाम भुनाने के लिए आए हैं। तो ये तो डिफरेंस, इसके लिए कोई फिल्टर यूट्यूब तो नहीं लगा सकता। लेकिन यदि जब हम संस्थान की बात करते हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में, तो वहाँ पे क्या एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो पत्रकारों की तरफ से दिया जाए कि जब तक कोई डिग्री या कोई रजिस्ट्रेशन ना हो पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद, उसके बगैर हम किसी को लेंगे नहीं। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ ये भी क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और आज के संदर्भ में इसको अगर रखा जाए तो इसकी नितांत जरूरत है। आज सोशल मीडिया ने की पहुंच इतनी जबरदस्त हो चुकी है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया के खतरे भी बढ़े हैं। अब इन दोनों के बीच में तालमेल बनाते हुए ही हम सरकार को एक नीति लानी चाहिए कि जैसे इसमें मान लिया कि अब कोई यूट्यूब चैनल चालू करना चाह रहा है, अपना कोई पोर्टल चलाना चाह रहा है, तो लेकिन उसके उनको कुछ शर्तों में बांधना जरूरी है। स्वच्छंद तरीके से कोई भी आकर के न्यूज़ पोर्टल चालू कर दे रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल चालू कर दे रहा है, यह कहीं से भी उचित नहीं है और ये पत्रकारिता के स्थापित मापदंडों के भी खिलाफ होता जा रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जिनका पत्रकारिता से कहीं दूर दूर का भी नाता रिश्ता नहीं है, तो उनके सिद्धांतों के आधार पर कैसे चलेंगे? वो तो स्वार्थ के तहत आए हैं, स्वार्थ की ही पूर्ति करते रहेंगे उसके अंदर, जिससे समाज में एक दूसरे तरीके की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में हम यही कहेंगे कि इसमें एक सम्यक नीति बनाते हुए कि ऐसे लोगों को ही इजाजत दी जाए यूट्यूब चैनल चलाने की या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की, जिनके पास 5 से 10 साल तक की पत्रकारिता का अनुभव हो, उनके पास डिग्री हो, और वो एक सोच के साथ एक समाज को दिशा देने की स्थिति में हो। ऐसे न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वरना आने वाले सोशल मीडिया पर अंकुश की भी जरूरत अब आ पड़ी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया का स्तर बढ़ा है, उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो आज जिस प्रभाव में इलेक्ट्रॉनिक चैनल या प्रिंट मीडिया आ गई है, ये सोशल मीडिया बहुत जल्द ही ऐसी स्थिति में मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विश्वसनीयता इनकी समाप्त हो जाएगी। इनको विश्वसनीय बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द एक सम्यक नीति लाई जानी चाहिए। सर, चलते चलते आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना पत्रकारिता का सफ़र कैसा रहा है? आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है और हर तरीके की रिपोर्टिंग की है। क्राइम में आप काफ़ी माहिर कहे जाते थे, माने जाते थे। आपने किन किन चेंजेस को देखा और किन किन परिस्थितियों को आपने अपने सामने फेस किया है? आप अपना अनुभव थोड़ा शेयर करें। पहला अगर देखा जाए तो पत्रकारिता में मैं दुर्घटनावश आ गया। दुर्घटनावश कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसमें मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और उसी बीच ही में राजनीति में उतर गया और एक उस समय के सत्ता में काबिज पार्टी या कांग्रेस पार्टी इसको कह लीजिए कहते हैं, उसमें मैं वार्ड महामंत्री हुआ करता था। और चूँकि जीवन के शुरुआत का दौर था, वो बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी, जो अच्छा लगता था वो करते थे। तो जब राजनीति करने लगे, राजनीति करने के दरमियान ही एक जन समस्या को लेकर के मैं 4 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गया। चौथे रोज में आमरण अनशन समाप्त करके घर पहुंचा तो उसमें स्थिति मेरी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। काफ़ी दिन में दवाई ववाई पर चला, सब कुछ हुआ। उसके बाद उसके तीसरे दिन हमारे पड़ोसी तत्कालीन जागरण के ब्यूरो चीफ शरणदास सेठ जी के सुपुत्र विजय सेठ जी वो मेरे पास आए और उनका यही लक्ष्य था कि बेटा तुम अब आवारा हो रहे हो, तुम चलो मेरे साथ। उस समय बनारस के तिलभांडेश्वर से सांध्यकालीन नया अखबार निकल रहा था, जनमुख। वो
वो मुझे लेके गए, यह भी नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रहे हैं, और लेके गए। जा करके उन्होंने मुझे अखबार के दफ्तर में बैठा दिया और कहा तुम आज से यहीं पर काम करोगे। वो उनके मित्र विजय रायचंद शर्मा जी का अखबार था, उनके अच्छे मित्रों में थे, सब कुछ था। उन्होंने मुझे रखा, मैंने काम सीखना शुरू किया। हफ्ता भर 10 दिन तक जाते जाते मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लगने लगा उस प्रोफेशन से, और फिर आगे चल करके वही हमारा जरिया बन गया जीवन जीने का। 1.5 साल तक मैं जनमुख में रहा। उसी बीच अपना जागरण के लोगों को मेरे बारे में जानकारी हुई, शुरुआती दौर से ही। उसी से मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 84 में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर जब इंदिरा गांधी ने सेना भेजी और वहाँ संत भिंडरावाले से लेकर के काफ़ी लोग मारे गए, सब कुछ हुआ, तो सिख रेजिमेंट में बगावत हो गई थी उस दौर में अपने आर्मी में। तो आपके पड़ोस में ही बिहार में रामपुर जगह है, रामगढ़ है, रामगढ़ में भी सिख छावनी है। वहाँ ये रिपोर्ट बनारस में आती है कि वहाँ से छावनी से वहाँ पर सैनिकों ने बगावत कर दी है और बनारस की ओर कूच कर गए हैं। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही यहाँ पर तत्काल 39 GTC जो आपके शहर में था, उन्होंने ही एकमात्र आने का साधन उसमें राजघाट पुल हुआ करता था। राजघाट पुल पर ही बंकर लगा के उन्होंने मोर्चेबंदी कर दी। मैं और मेरे साथी रजनीश त्रिपाठी उस समय जनमुख में दोनों लोग थे। हम लोग दिन भर रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि उसमें गांधी भी सांध्यकालीन अखबार था और एक स्थापित अखबार था। तो उसको बीट करने के लिए हमारे मैनेजमेंट ने कोशिश की थी कि गांधी जिस टाइम निकलता उससे आधे घंटे पहले अखबार को निकाला जाए। उसी रणनीति के तहत हम लोग काम करते थे और हम लोग के सिटी इंचार्ज हुआ करते थे मिस्टर कृष्ण कल्की जी। हम लोग रिपोर्टिंग का सूचनाएं ला के देते थे, वो उसको करके अपना करते थे। और 15 दांडी वाले के कई आधे घंटे पहले अखबार हम लोग मार्केट में ला देते थे। लेकिन दिक्कत ये होती थी अखबार मार्केट में जाएगा कैसे, क्योंकि हाकर तो अपने समय से आते थे। तो उस समय हम लोग दिन में रिपोर्टिंग का काम करते थे और 2:30 बजते मैं और रजनीश त्रिपाठी उसी अखबार के बंडलों को लेकर के गोदलिया चौराहे पर पहुंचता था, वहाँ अखबार बेचता था। नतीजा ये होता 75% अखबार हम लोग के लूट जाते थे। उस समय चूंकि टीवी का इतना कोई क्रेज था नहीं, ना मोबाइल था, ना टीवी थी, ना कुछ था। अखबार ही एक माध्यम हुआ करते थे या ट्रांजिस्टर। तो अखबार को लेकर बड़ा क्रेज हुआ करता था। उसमें 75% अखबार हमारे लूट जाते थे, 25% का ही पैसा हम लोग पास आ पाता था। लेकिन हम लोग का एक टारगेट था कि कम से कम जनमुख को शहर के लोगों से हम परिचित करा दें। वो काम हम लोगों ने बखूबी करके दिखाया। उसी के बाद जागरण से बुलावा आया, जागरण चला गया। जागरण में एक लंबा सफर चला करते करते उसके बाद फिर अमर उजाला, हिंदुस्तान, आई नेस्ट, संदेश के बाद हमने इस प्रोफेशन को, चूंकि तब तक की स्थितियां काफ़ी ज़्यादा अपने पकड़ से बाहर जा चुकी थी, इसको कह लिया जाए, यानी अपने मन मिजाज के विपरीत जा चुकी थी, इस कारण से उसमें रहना बड़ा मुश्किल था। तो 14 में हमने अपने को सक्रिय पत्रकारिता से दूर कर लिया और फिर अपने को संघ की तरफ मोड़ दिया है। पत्रकारिता में नौकरी करने के साथ ही साथ मैं अपने साथियों के लिए हमेशा चिंतित रहा करता था, और जिसका नतीजा रहा कि कमोबेश 4 संस्थानों से मुझे मजबूरन नौकरी छोड़ने पर विवश होना पड़ा अपने इन्हीं स्वभावों के कारण। तो रह गई बात, आगे आने वाले दिनों में हमसे जितना भी हो सकेगा हम लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें, और हम आशा करते हैं कि जो काशी पत्रकार संघ चाहता है, जो उम्मीदें लेके आगे बढ़ना है, उसमें वो आगे बढ़ता है और उस चीज़ को यथार्थ ज़मीन पर ले आ सके। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।